नए साल का शुरुआत के साथ साथ क्या आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो बैंकिंग एग्जाम का भी तैयारी करते हैं। अगर यही चीज माइंड में चल रहा है तो आप लोगों के लिए एक मजेदार सा फैक्ट बताता हूं कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आप सेम प्रिपरेशन में मोर देन 40 एग्जाम आप अपियर कर सकते हो। अगर वैकेंसी का बात बोलूं 2024 में 25 से 30 हजार वैकेंसीज आउट हुआ था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो चलिए चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं और कुछ नया जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तो ये पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर मैं ब्रीफली बोलूं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो 2025 में कौन से एग्जाम आप अपियर कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो वीडियो होगा ये 3 पार्ट में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कौन सा एग्जाम, टाइप्स ऑफ एग्जाम कौन सा होगा इसके बारे में बात करेंगे। उनका फेज वाइज कौन सा एग्जाम का कितना फेजेस है, कौन सा एग्जाम का कितना डिफिकल्टी लेवल कैसा है, किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और थर्ड, जो मोस्ट डिजायरेबल थिंग होता है ना बच्चों का कि सर सैलरी कितना बनेगा ये तो बता दीजिए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और इसमें और एक मजेदार बात बताऊं, ये है कि यहां पे जो मैं कुछ एग्जाम का बात बोलूंगा, कुछ एग्जाम यहां पे ऐसा है कि वहां पे 8 पे कमीशन का बाद जो र्यूमर चल रहा है कि 1.86 फिटमेंट फैक्टर होगा, ये अगर लागू हो जाए उसका सैलरी मोर देन 1.5 लाख होगा पर मंथ का बात बोल रहा हूं। झूठ बोल रहा है। ये कौन सा एग्जाम है अभी तो नहीं बताऊंगा, वीडियो का कंटिन्यू देखिए और एंड तक आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पे आपका 3 सेक्टर है। एक हो गया बैंकिंग सेक्टर, एक हो गया इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर ये दोनों को मैं अलग अलग रखा हूं, और जो रिमेनिंग और जितना भी सेक्टर है, लाइक हो गया एफसीआई हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, उसके बाद आपका ईपीएफओ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ईसीजीसी हो गया, सारा चीजों को एक साथ में रखा हूं। ठीक है, बच्चों का जो सबसे मोस्ट एवेटेड जो एग्जाम होता है वो होता है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट एक होता है और आरबीआई ग्रेड बी। हालांकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए सब बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, और ये एग्जाम जो होता है ना, ये बैंकिंग प्रिपरेशन में बहुत ही मजेदार जॉब है, इससे बेहतर जॉब हो ही नहीं सकता। हालांकि ये जो आरबीआई ग्रेड बी है ये 3 फेज में होता है। इसको मैं पहले इंडिविजुअली बता देता हूं। ठीक है, 3 फेज में होता है। पहला जो फेज है वो बैंकिंग पैटर्न का होता है, लेकिन दूसरा जो फेज होता है वो बैंकिंग पैटर्न नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूं। यहाँ पे इंडिविजुअली में वो चीजों को मैं मेंशन किया हूं। ठीक है, अभी देखिए आरबीआई को अगर हटा दे तो बच्चों का जो मोस्ट एवेटेड एग्जाम होता है वो होता है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ, अब यहां पे देखिए एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो या आरबीआई हो, ये सारा जो एग्जाम होता है इसको कंडक्ट कौन करवाता है? आईबीपीएस करवाता है। ठीक है, और ये जो एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी में आपको 3 टाइप का एग्जाम देखने को मिलता है। एक होता है प्रोविजनल ऑफिसर स्केल 1 जो बोलते हैं, दूसरा होता है आपका एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद और लेकिन इसमें क्या होगा कि आरआरबी में आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साथ साथ आपको स्केल 2 एंड स्केल 3 भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ तीनों एग्जाम में ही क्लर्क, लेकिन नाम अलग अलग होता है। एसबीआई में उसे कहा जाता है जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस में क्लर्क कहा जाता है, और आरआरबी में इस ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, और जो आरबीआई में असिस्टेंट कहा जाता है। तो ये सारा एग्जाम डिफिकल्टी लेवल के इधर उधर होता है, अदरवाइज प्रिपरेशन एकदम 100% सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में क्या होता है, सबसे जो बच्चों का जो फेवरेट है वो होता है एलआईसी। बिकॉज एलआईसी में क्या होता है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसी जो आउट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, वो स्पेशली इन असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू जो होता है ये बच्चों का मोस्ट एवेटेड होता है, हालांकि इसमें वैकेंसीज बहुत ही कमती आता है। इसके बाद एनआईसीएल, एओ, एनआईसीएल में एओ होता है, एलआईसी में डब्ल्यू होता है। ठीक है, यूआईआईसी में भी एओ होता है, एनआईसीएल में भी एओ होता है, और ये चारों सेक्टर्स है। इसमें क्या होता है कि एओ के साथ साथ आपका क्या होता है असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आउट होता है। देखिए एलआईसी में उसके साथ एक एडिशनल पोस्ट निकलता है जो होता है एडीओ।
ठीक है। तो इसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे। अल्टीमेटली ये भी बच्चों को उतना ज्यादा पसंद होता नहीं है एडीओ का जॉब, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का जॉब होता है, ठीक है। अभी इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न 100% सेम, आपका जो सिलेबस है सब कुछ सेम। एडिशनली यहां पे क्या होता है, इंश्योरेंस का एक पार्ट आता है, बस आपको एडिशनली इंश्योरेंस का एक पार्ट आता है, उसे आप स्टडी करना होता है। उसके बाद आता है रिमेनिंग अदर सेक्टर, जो कि सीडब्ल्यूसी हो गया, ईएसआईसी हो गया, एफसीआई हो गया, ईसीजीसी हो गया। यहां पे मैं कुछ इंक्लूड करना भूल गया हूं, सेबी का आता है, ठीक है, सेबी का आता है, नाबार्ड का भी आता है, ठीक है। अभी देखिए सीडब्ल्यूसी का जो है एक होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल, एग्जीक्यूटिव जो जेटीए बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल है, ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। अभी देखिए यहां पे जो एग्जाम होगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है कि आपका जो बाकी चीजें है, आपका जो कॉमन चीज है वो आपका टोटली बैंकिंग पैटर्न का ही होता है। कॉमन चीजों में जो आता है आपका क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, उसके साथ जनरल अवेयरनेस होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, आप जो स्पेसिफिक फील्ड के लिए अप्लाई किए उसका एक अलग सा चैप्टर होगा, उसका अलग सा सेक्शन होगा जो कट ऑफ में काउंट होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही है, अदर रिमेनिंग थिंग्स आर टोटली सेम, ठीक है। सिर्फ चीजें इसी में खत्म नहीं होता है, इसके साथ साथ आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड पीओ, साउथ इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, पीएनबी, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक, ये सारा जो चीजें हैं ये लोग क्या करते हैं ना कि अपना इंडिविजुअली एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अभी देखिए ये सारा एग्जाम जो है इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने का मेन रीजन ये है कि ये सारा जो एग्जाम है, जो इंडिविजुअल एग्जाम्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, अदर सेक्टर का हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया, मेन रीजन ये है कि ये सारा एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो होता है सेम बॉडी, वो होता है आईबीपीएस, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीजें तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी मैं आप लोग के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जितना भी एग्जाम का बात बोला हूं उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा एंड एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या होगा, जितना भी एग्जाम के बारे में मैं बताया हूं इसमें क्या होगा कि तीन टाइप का आपको एग्जाम मिलेगा। कुछ एग्जाम तीन फेजों में होता है, प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू। कुछ एग्जाम क्या होगा, 2 फेजेस में होगा, लेकिन 2 फेजेस में होने का भी टाइप अलग है। कुछ एग्जाम में ओनली एग्जाम प्लस इंटरव्यू, कुछ एग्जाम में प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू वहां पे नहीं है। अभी कौन सा एग्जाम है चलिए देखते हैं। देखिए आरबीआई ग्रेड बी, ये तो बच्चों का मोस्ट एवेटेड एग्जाम होता है कि नहीं है, लेकिन मैंने बोला ये कि सब बच्चे यहाँ पे एलिजिबल भी नहीं होते हैं और बहुत बच्चे इसको कंपटीशन के मारे, डर के मारे अप्लाई भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो और देना चाहते हो तो मैं आपको एकदम तहे दिल से बोलूंगा कि आप डेफिनेटली दीजिए। इससे बेहतर जॉब मतलब बैंक अगर आप यही प्रिपरेशन में हो ही नहीं सकता। फैसिलिटीज बोलिए, सैलरीज बोलिए, ईच एंड एवरीथिंग बहुत मस्त है, ठीक है। ये नाबार्ड, एएनबी, सेबी ग्रेड ए, ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, एफसीआई मैनेजर, एलआईसी एडीओ, डबलएओ, यूआईआईसी, एनआईसीएल, एनआईसी, ये जितना भी एग्जाम है ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। पहले आपका प्री होगा, ठीक है। प्री इज क्वालिफाइंग नेचर, उसमें क्या होगा, आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। उस कट ऑफ का बेसिस पे अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप मेन से पेयर करोगे, लेकिन प्री का जो मार्क्स होगा वो फाइनल लिस्ट में, जो फाइनल जो आपका जो मार्क्स बनेगा उसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद होगा मेंस, ठीक है। तो मेंस में क्या होता है, मेंस का जो मार्क्स होगा, मेंस का कट ऑफ होगा, आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू अपेयर करना पड़ेगा, जो फाइनल कट ऑफ बनेगा इसी 2 चीजों को मिलाकर ही आपको बनेगा। तो इसमें क्या होता है, रेशियो किसी में 70+30 होता है, किसी में 80+30 भी 20 होता है, किसी में 85+15 भी होता है। ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। ये रेशियो मींस अगर 100 में अगर आपका स्कोर नॉर्मलाइज किया जाए, मेंस का वेटेज ये होगा, इंटरव्यू का वेटेज ये होगा। ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, ठीक है। बाद आता है ओनली एग्जाम प्लस इंटरव्यू, एक ही एग्जाम होगा उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन ये दोनों का जो स्कोर होगा ना, इसका भी स्कोर आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें लिया जाएगा और इसका भी, ये दोनों का ही लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्री का स्कोर नहीं लिया जाता है, ठीक है। सीडब्ल्यूसी एमटी, इसमें भी क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट मैनेजर जनरल का अगर बात करूं सेम, एक ही एग्जाम, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू।
और सीडब्ल्यूसी का असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का भी अगर बात बोलो सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंडिविजुअल्स एग्जाम आता है, जो मैंने लास्ट पीपीटी में मैं दिखाया था, बीओबी का, पीएनबी का, कनाडा बैंक, आईडीबीआई, ये सारा क्या होता है कि ओनली वन एग्जाम प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू खत्म। लेकिन यहां पे एक एग्जाम ऐसा भी है जो एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट डीवी होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कौन सा एग्जाम है? सीडब्ल्यूसी का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है, सीडब्ल्यूसी जेटीए का जो बोला जा रहा है ना, सीडब्ल्यूसी जेटीए जो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल है, न्यू जो डेजिग्नेशन, उसके लिए क्या होगा? ओनली वन एग्जाम, उसके बाद डीवी। ना इसमें इंटरव्यू होगा, ना यहाँ पे और कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद वैसा एग्जाम जहां पे प्री होता है प्लस मेंस होता है, जहां पे इंटरव्यू नहीं होता है। जनरली ये क्लरिकल पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसी, यूडीसी, एफजीआई एजी3, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। अभी देखिए यहाँ पे ईएसआईसी यूडीसी में मैं रेड मार्क करके रखा हूं। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि इसका जो है ना, प्री प्लस मेंस होने का बाद भी एक फेज होता है जिसे कहा जाता है कंप्यूटर टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। इसका मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो इसके लिए मैंने इसको रेड मार्क करके रखा है, अदरवाइज इसका प्रोसीजर भी सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न कि कौन सा एग्जाम का कौन सा पैटर्न है, किस टाइप का है, ठीक है। अभी अगर बात करो सैलरी का, मोस्ट एवेटेड जो चीजें होता है बच्चों का ना, कि सर सैलरी कितना होगा बता दीजिए। हाँ चलो, तो सैलरी की अगर बात बोलूं, देखिए हालांकि सीडब्ल्यूसी एमटी का जो बेसिक पे है वो आरबीआई ग्रेड बी से ज्यादा है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का पार्क्स एंड अलाउंसेस जो है ना, वो दूसरा कोई भी एग्जाम्स हो जो बैंकिंग सेक्टर में आता है उससे बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आरबीआई ग्रेड बी को, हालांकि आरबीआई ग्रेड बी का जो मेरे नॉलेज में है उसका जो बेसिक पे है 55,000 समथिंग है, लेकिन सीडब्ल्यूसी का जो एमटी का है वो 60,000 समथिंग है, ठीक है। एलआईसी डब्ल्यू, ठीक है, यूआईसी एओ, आरबीआई स्केल 3, स्केल 2, नाबार्ड गेट बी, सीबी, ये जो जितना भी एग्जाम है ना, इनका पर्क्स एंड अलाउंसेस अगर आप मिला दोगे, जो ग्रोस सैलरी बनता है ये अबव 1 लाख बनता है, ठीक है। उसके बाद बिलो 1 लाख लेकिन मोर देन कितना? 50,000, ये एसबीआई पीओ एंड एसबीआई एसओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एफसीआई मैनेजर, सीडब्ल्यूसी जो हम लोग का न्यू एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो है जेटीए, जो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, सीडब्ल्यूसी का एम असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एफसीआई एजी3, एलआईसी एडीओ एंड अदर जितना एग्जाम्स होता है, तो उसका क्या होगा कि आपका जो सैलरी बनेगा वो 1 लाख क्रॉस नहीं करेगा। जितना भी पार्क्स एंड अलाउंसेस मिलता है वो सारा मिला के आपको जो ग्रोस बनेगा ना, वो आपका नियर बाई 80-90 का आसपास बनेगा। और कुछ ऐसा भी एग्जाम है जहां पे आपका क्या होगा, आपका भी जो सैलरी होगा वो बिलो 50,000 भी होता है, जो एलआईसी असिस्टेंट है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आरबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एनआईसीएल असिस्टेंट, ईएसआईसी, यूडीसी, आईडीबीआई, ये सब का जो सैलरी बनता है ये बिलो 50,000 बनता है। अभी कुछ बच्चे लोग उठ के जब पूछेंगे कि सर आपने तो बोले थे कि कुछ एग्जाम ऐसा भी होता है जिसका क्या है, सैलरी 8 पे कमीशन के बाद वो 1.5 लाख होने को है, मोर देन 1.5 लाख। ये कौन सा एग्जाम है बता दीजिए। देखिए ये भी एग्जाम है। अभी क्या है, देखिए बैंकिंग में जो 8 पे कमीशन होगा वो लागू नहीं होगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर का अलग होता है जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन मजे का बात बताऊं कि जो अभी का जो फिटमेंट फैक्टर जो दे रहा है 1.86, अगर इसको मैं कंसिडर करूं, जो आरबीआई ग्रेड बी का जो बेसिक पे है वो है 55,000, नियर बाई 55,000 है। तो इसका बेसिक ऑलमोस्ट आपका क्या होने वाला है, 1 लाख उसका बेसिक होने वाला है, ठीक है। जो सीडब्ल्यूसी एमटी का जो बेसिक है 60,000, उसका कम से कम 1,10,000 उसका बेसिक होने वाला है, सिर्फ बेसिक। आप बोलोगे सर बेसिक मतलब क्या? बेसिक होता है जो मेन सैलरी होता है आपका, वो उसके ऊपर आपको मिलता है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या होता है, अगर आपका टफ पोस्टिंग है उसके लिए आपका जो भी इन्फ्रिंजमेंट बेनिफिट्स होता है, खाने का पैसा, कहीं पे जाने का पैसा, जो भी चीजें कॉर्पोरेशन देता है, ये डिपेंड करता है, सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, वो सारा चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसमें एडिशनल 50% भी अगर जोड़ दूं तो आपको क्या 1.5 लाख, ये मैं कमती बोल रहा हूँ, ये ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये न्यू ज्वाइनिंग का बात बोल रहा हूं। अगर या अभी जो रिक्रूटमेंट होने वाला है सीडब्ल्यूसी एमटी का,
ठीक है, उसका इनिशियल जो बेसिक पे रहेगा वो 60,000 रहेगा। उसके ऊपर अगर उसका जो 1.86 जो सेंट्रल पे 8 पे कमीशन अगर उस पर लागू होता है, अगर वही चीजें लागू 1.86 लागू होता है, तो मेरे हिसाब से उसको जो बेसिक ही बन जाएगा ना, उसको जो बेसिक बन जाएगा वो ऑलमोस्ट 1,10,000 बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप 50% भी ऐड करते हो तो 1,55,000 तो उसका सैलरी ही बन रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका CWC AM हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, FCI मैनेजर हो गया, ये सब का सैलरी मोर देन 1 लाख होने वाला है। ठीक है, मोर देन। और ये जो ESIC UDC है, इसका सैलरी भी मोर देन 60,000 होने वाला है। ये न्यू ज्वाइनिंग का बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छा लगा है और मज़ा आया है। अपना फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।